अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस। आज की वीडियो में हमारा टॉपिक होगा रिस्क असेसमेंट एंड मैनेजमेंट। अच्छा, ये जो फर्स्ट ईयर की बुक है इसके दो वर्जन इस टाइम पे अभी मार्केट में जो है वो सर्कुलेट कर रहे हैं। और एक इसका थोड़ा डिटेल्ड वर्जन है, उसमें पेजेस ज़्यादा हैं, और एक शॉर्ट वर्जन है। तो वैसे तो हम लोग डिटेल वर्जन वाली बुक को ही इस सीरीज़ में फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि अगर ये बुक फाइनल होती है तो हमारे टॉपिक्स फिर भी कवर होंगे। अगर ये बुक फाइनल नहीं भी होती तो अगर हमने एक्स्ट्रा टॉपिक कवर कर लिए होंगे तो वो हमारे टॉपिक भी यानी अगले टॉपिक को समझने में हेल्प आउट कर रहे होंगे। और जो हमारा रिस्क असेसमेंट एंड मैनेजमेंट वाला टॉपिक है, इसके बाद डिटेल्ड बुक में क्वालिटी एश्योरेंस का टॉपिक आ जाता है। बट ये जो शॉर्ट बुक है इसमें रिस्क असेसमेंट एंड मैनेजमेंट के बाद एक एग्जीक्यूशन का भी जो है वो यहाँ पे स्टेज उन्होंने दिया हुआ है। और एक्चुअल में ये सारे टॉपिक यहाँ पे ठीक ही लिखे हुए हैं शॉर्ट बुक में, क्योंकि प्रोजेक्ट की प्लानिंग की बात हो रही है तो इसमें 6 फेज़ ही होंगे। एक कम्प्रिहेंसिव प्रोजेक्ट प्लानिंग हम करेंगे, उसके बाद हम प्रोजेक्ट की टाइमलाइन को सेट करेंगे, फिर कॉस्ट को एस्टिमेट करेंगे, फिर रिस्क को असेस करेंगे, और उसके बाद एग्जीक्यूशन कर देंगे, और एट द एंड हमारे सॉफ्टवेयर की क्वालिटी को हम चेक करेंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग ये जो टॉपिक पढ़ेंगे ये न्यू बुक से पढ़ेंगे, जो कि बाद में मार्केट में आई थी, जिसमें हमारा टॉपिक रिस्क असेसमेंट हम कवर करेंगे, एग्जीक्यूशन और क्वालिटी एश्योरेंस को कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, सो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं रिस्क असेसमेंट एंड मैनेजमेंट के बारे में। रिस्क असेसमेंट और मैनेजमेंट ये दोनों जो है वो क्रूशल एस्पेक्ट होते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर को जब हम प्रोजेक्ट की सूरत में बना रहे होते हैं। इसमें हम लोग उन तमाम पोटेंशियल रिस्क को आइडेंटिफाई करेंगे जो हमारे प्रोजेक्ट की सक्सेस को इम्पेक्ट कर सकते हैं, उसके ऊपर कोई ना कोई इम्पैक्ट डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप अपना सॉफ्टवेयर बना रहे हैं तो उसमें एक एक फ़्लो में आप चल रहे हैं, तो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपके इस फ़्लो को तोड़ सकती हैं, उन चीज़ों को हम लोग जो है वो आइडेंटिफाई करेंगे। फिर उनके बाद उनकी लाइकलीहुड को एनालाइज करेंगे। ये बेसिकली होता है कि इनका इम्पैक्ट आना कितना ज़्यादा यानी कि प्रोबेबल है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ, ये 3-4 तरह की होती है। मैं कैसे कह सकते हैं कि लाइकलीहुड जो है एक लो होगी, एक लाइकलीहुड हम कह लें कि जी मॉडरेट होगी, और एक लाइकलीहुड जो है वो हाई होगी। अब आप लोग फॉर एग्जांपल आप लोग लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम बना रहे हैं, तो इसमें दो तरह के जो है वो रिस्क आ सकते हैं। लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम में आपने पूरी लाइब्रेरी की जो इन्वेंट्री है उसको अपनी उस सॉफ्टवेयर में आपने अपडेट करना होगा कि हमारे पास ये बुक्स पड़ी हैं। और ये अब इन्वेंट्री आप पूरी अपडेट कर पाते हैं नहीं कर पाते, ये एक रिस्क होगा। हम ये कह सकते हैं कि जिस बंदे को आपने इस इन्वेंट्री को अपडेट करने पे लगाया है वो क्या ये पूरी इन्वेंट्री अपडेट कर पाएगा या नहीं। अगर वो नहीं कर पाता तो ये एक रिस्क है, ठीक है, जो हमारे सॉफ्टवेयर की सक्सेस को कंप्लीट होने में या सॉफ्टवेयर की सक्सेस को डिस्टर्ब कर रहा है। तो इसकी लाइकलीहुड ज़्यादा होगी अगर ये लाइब्रेरी बहुत बड़ी है। फॉर एग्जांपल, आपकी लाइब्रेरी में 1 लाख बुक पड़ी हैं और आपने सॉफ्टवेयर 1 मंथ में कंप्लीट करना है, तो ये एक रिस्क होगा कि आप जो है वो इन्वेंट्री को 1 मंथ में कंप्लीट नहीं कर सकते। इसकी प्रिडिक्शन आप ये करेंगे कि ये ज़्यादा चांसेस हैं कि इसका इशू हाई पे रहेगा, ये ज़्यादा चांसेस हैं कि ये इशू आएगा। दूसरा इशू हम एक और एग्जांपल लेते हैं। हम कहते हैं कि जी आपके पास इंटरनेट की शॉर्टेज हो जाती है। अब इंटरनेट की शॉर्टेज को हम ऐसा कह सकते हैं कि ये एक लो पोटेंशियल का रिस्क है, ये पता नहीं आएगा भी सही या नहीं आएगा, तो इसका इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा। अब हमने लाइकलीहुड एनालाइज करनी है इन दोनों रिस्क की, इन्वेंट्री वाले रिस्क की और इंटरनेट वाले रिस्क की। इन्वेंट्री वाले रिस्क की हाई लाइकलीहुड ज़्यादा है, इंटरनेट वाले की लाइकलीहुड जो है वो कम है। तो जिनकी लाइकलीहुड ज़्यादा होगी उनके लिए हम स्ट्रैटेजीज़ बनाएंगे, ठीक है, उनका इम्पैक्ट देखेंगे, उनके लिए स्ट्रैटेजीज़ बनाई जाएंगी। जो लो वाली होंगी उनकी स्ट्रैटेजीज़ भी कम होंगी, और हाई वाले को हम कोशिश करेंगे कि ये किस साइड पे आ जाए, लो वाली साइड पे आ जाए। एग्जांपल अभी समझा देता हूँ। इन्वेंट्री एक बंदा अपडेट कर रहा था, 1 महीने में 1 लाख बुक्स अपडेट करनी है, उससे नहीं हो पाएंगी, हम 5 बंदे हायर कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा रिस्क जो है इसको हमने मैनेज कर लिया है। और अगर आप इफेक्टिव रिस्क की मैनेजमेंट करेंगे तो ये आपको हेल्प करेगा कि आपका सॉफ्टवेयर जो है उसकी जो कंप्लीशन है वो एक तो ट्रैक पे रहे, और जितना आपका बजट लगना था उतना ही बजट लगे, और जो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स आपने अपने जहन में रखे थे आपके वो भी सारे फुलफ़िल हो रहे हों, ठीक है। अब इसमें रिस्क असेसमेंट और मैनेजमेंट के कुछ स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले स्टेप में हम लोग रिस्क को आइडेंटिफाई करते हैं। जितने भी रिस्क आपके सॉफ्टवेयर में आ सकते हैं आप उन तमाम रिस्क को नोट डाउन कर लेंगे। फॉर एग्जांपल, आप कहते हैं कि जी पहला रिस्क हमारा ये होगा, दूसरा रिस्क हमारा ये होगा, और थर्ड रिस्क हमारा ये होगा। उसके बाद
ये रिस्क किस किस तरह के हो सकते हैं? ये टेक्निकल रिस्क हो सकते हैं, कोई टेक्निकल इशू आ जाए आपके उसमें सॉफ्टवेयर में। उसके बाद टेक्नोलॉजी में चेंज भी आ सकता है कि आपने डेटाबेस के लिए या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ऐसी यूज़ की हुई है, या जो आपका सॉफ्टवेयर जिस कंप्यूटर में आप बना रहे हैं उसमें कुछ चेंजिंग आ गई हैं। ऑपरेशनल रिस्क भी आ सकते हैं, ठीक है, या आपकी रिसोर्स में जो है वो शॉर्टेज हो सकती है। ऑपरेशनल रिस्क होते हैं कि आप जो आपके सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए आपको रिसोर्सेज चाहिए, वो ऑपरेशनल रिसोर्सेज हम कह सकते हैं कि होती हैं। जैसे इंटरनेट है, ये एक ऑपरेशनल रिसोर्स है कोई, ठीक है। तो ये ऑपरेशनल रिसोर्सेज की शॉर्टेज भी आ सकती है। या कोई एक्सटर्नल रिस्क, जैसे मार्केट में फ्लक्चुएशन, आपने सॉफ्टवेयर बनाने में लेट्स सपोज 1 साल लगाना था, और आपने जो उसका बजट रखा था, आपने ये रखा था कि हमें ये सॉफ्टवेयर 9 महीने बाद यूज़ करना है, कोई एक पार्टिकुलर सॉफ्टवेयर जो आप 9 महीने बाद इस सॉफ्टवेयर को बनाने में उस सॉफ्टवेयर का यूज़ करेंगे। आज आपने ये सोचा है कि उसके ऊपर 1 लाख रुपए जो है वो आपका खर्चा आएगा। क्या पता 9 माह बाद उसका रेट बढ़ चुका हो, वहाँ पे आपका 2 लाख खर्चा आ जाए, ठीक है। तो ये आपके सॉफ्टवेयर की कंप्लीशन को या ट्रैक को या प्रोग्रेस को डिस्टर्ब करेगा। ये मार्केट फ्लक्चुएशन की एक एग्जांपल मैंने आपको बताई है। तो सबसे पहले आप तमाम लिस्ट क्या करेंगे, आपके जितने भी रिस्क होंगे उनको लिख लेंगे। उसके बाद आप उनको एनालाइज करेंगे, उनकी लाइकलीहुड को एवेलुएट करेंगे कि कौन सा जो आपका रिस्क है वो ज़्यादा हाई है, कौन सा कम है, और कौन सा बिल्कुल लो पे है, ठीक है। फिर आप प्रायोरिटाइज कर लेंगे कि किस रिस्क को आपने ज़्यादा अटेंशन देनी है। अब लाजमी बात है, जिसकी प्रायोरिटी, जिसकी लाइकलीहुड हाई होगी, उसको आपने प्रायोरिटी, उसकी अटेंशन भी आप ज़्यादा रखेंगे। पहले इसको कंप्लीट करने की, इसको असेस करके इसको मैनेज करने की आप कोशिश करेंगे, ठीक है। तो जितने भी रिस्क आ रहे होंगे उन सबका एनालाइज किया जाएगा। उसके बाद अगले स्टेप में हम मिटिगेशन स्ट्रेटजीज़ बनाएंगे। मिटिगेशन स्ट्रेटजीज़ ये होती हैं कि आपने उस जो आपका रिस्क आया है, आप उसको उसके लिए एक प्लान बनाएंगे कि कैसे उसकी लाइकलीहुड को कम करना है, कैसे उसको हम हाई से मॉडरेट और मॉडरेट से लो की तरफ लेके आएंगे, ठीक है। और उसके इम्पैक्ट को कम से कम करने की कोशिश करने के लिए कौन सी स्ट्रेटजी आप बनाएंगे। और इसमें आप बफर भी ऐड कर सकते हैं। अच्छा, अब बफर ऐड करना क्या होता है? बफर ऐड करना ये होता है कि आपके सॉफ्टवेयर में अगर फॉर एग्जांपल एक फ़ीचर ये था, दूसरा फ़ीचर ये था, और तीसरा फ़ीचर भी यहाँ पे कोई था। पहले फ़ीचर के ऊपर 10 दिन लगने हैं, दूसरे फ़ीचर के ऊपर 5 दिन लगने हैं, और थर्ड फ़ीचर के ऊपर लेट्स सपोज आपके मज़ीद 15 दिन लगने हैं। तो ये टोटल टाइम हो गया 30 डेज़। आप इसका टाइम 30 डेज़ नहीं रखेंगे। पहले फ़ीचर को कंप्लीट करने की बजाय आप 10 की बजाय यहाँ पे 12 दिन रख लेंगे। दूसरे फ़ीचर में आप 5 की बजाय जो है यहाँ पे 8 दिन रख लेंगे। और थर्ड फ़ीचर में आप 15 की बजाय 20 दिन रख देंगे। अब ये जो आपने 2 दिन यहाँ पे एक्स्ट्रा रखे हैं, 3 दिन यहाँ पे एक्स्ट्रा रखे हैं, और 5 दिन यहाँ पे एक्स्ट्रा रखे हैं, इससे आपका सॉफ्टवेयर 40 दिन में कंप्लीट होगा। ये आपने बफर ऐड कर दिए हैं। बफर क्यों ऐड किए हैं कि अगर ये 10 दिन में कंप्लीट नहीं होता तो आपके लिए पहले से आप प्लान बना हुआ है कि हाँ इन 2 दिनों में हम कंप्लीट कर लेंगे। इसके लिए भी आपने पहले से प्लान बनाया हुआ है कि हम इन 8 दिनों में इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो इसको हम बफर ऐड करना कहते हैं कि आप अपने शेड्यूल में कुछ एक्स्ट्रा डेज आप रख सकते हैं। उसके बाद आप अपनी रिसोर्सेज को बैकअप करके रख सकते हैं, ठीक है। और आप एडिशनल टेस्टिंग भी साथ साथ करते रहेंगे, तो आपका रिस्क जो है उसमें आने के चांसेस कम हो जाएंगे। और आपने साथ साथ मॉनिटर एंड रिव्यू करते रहना है कि जो भी न्यू रिस्क आ रहे हैं उनको भी मॉनिटर करते रहना है, और जो पहले आपने रिस्क एडजस्ट किए थे, ठीक है, ये जो भी पहले रिस्क आए थे उनको जो आप लोग सॉल्व कर चुके हैं उनको भी रिव्यू करते रहेंगे कि वो दोबारा तो आपके सॉफ्टवेयर को डिस्टर्ब नहीं कर रहे। तो आप उसके हिसाब से अपनी स्ट्रेटजीज मॉनिटर एंड रिव्यू करके चेंज भी कर सकते हैं या एडजस्ट भी कर सकते हैं। तो ये कुछ स्टेप्स से आपने रिस्क असेसमेंट और मैनेजमेंट में ये 4 स्टेप्स ही जो है वो कवर करने हैं। उसके बाद हमारा टॉपिक आ जाता है एग्जीक्यूशन एंड क्वालिटी एश्योरेंस, ठीक है। अब एग्जीक्यूशन जो होती है ये ऐसा फेज़ होता है जहाँ पे आपकी डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है, यानी यहाँ आपने कोडिंग अब स्टार्ट कर दी है आपने, क्योंकि पूरा प्रोजेक्ट प्लान हम बनाते आ रहे हैं, ठीक है। तो एग्जीक्यूशन के फेज़ पे अब हमने डेवलपमेंट स्टार्ट की है, टीम ने कोड लिखा है, डिज़ाइन बनाए हैं, और सॉफ्टवेयर को बिल्ड कर लिया है प्रोजेक्ट प्लान के मुताबिक, ठीक है। और इसमें जो है वो टीम वर्क ज़रूरी होता है, और रेगुलर अपडेट्स भी आपको साथ साथ देनी पड़ती हैं ताकि आप ट्रैक पे रहें। एग्जीक्यूशन जब हो गई, सॉफ्टवेयर बन चुका है, अब सॉफ्टवेयर की क्वालिटी को बेहतर करना है, तो उसके लिए क्वालिटी एश्योरेंस की एक टीम होगी, ठीक है। उसने इस सॉफ्टवेयर को स्टैंडर्डाइज करना है, यानी ये तमाम स्टैंडर्ड्स को मीट करे और ठीक तरीके से काम करो। जो आपने टारगेट रखा था उस टारगेट को क्या ये सॉफ्टवेयर अचीव कर रहा है या नहीं, ये जो है वो क्वालिटी एश्योरेंस वालों का काम होता है, ठीक है। उसमें फिर वो टेस्टिंग कर रहे होते हैं, कोड को रिव्यू कर रहे होते हैं, और जो आपके कस्टमर्स हैं या जो आपके स्टेक होल्डर हैं जिन्होंने आपसे सॉफ्टवेयर बनवाया उनसे फीडबैक लिया जा रहा होता है, ठीक है। और अपने सॉफ्टवेयर की प्रोग्रेस को भी ये रेगुलरली चेक कर रहे होते हैं कि आपका सॉफ्टवेयर जो है वो ठीक चल रहा है या नहीं चल रहा। तो ये एग्जीक्यूशन और क्वालिटी एश्योरेंस में ये काम हो रहा होता है। ओके, सो आई होप आप लोगों को रिस्क असेसमेंट, एग्जीक्यूशन और क्वालिटी एश्योरेंस की समझ आ गई होगी। अच्छा, इसकी जो
बड़ी बुक है, यानी जिसमें ज़्यादा टॉपिक्स हैं, वहाँ पे एक एग्जांपल भी दी हुई है। यहाँ पे वो रिस्क असेसमेंट के अकॉर्डिंग एक एग्जांपल देता है, मैं आपको जल्दी से समझा देता हूँ। वो कहता है कि आप एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं जहाँ आप एक अनटेस्टेड टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, जो बिल्कुल नई टेक्नोलॉजी आई है। तो क्या पता वो टेक्नोलॉजी वैसे काम ही ना करे जिस तरीके से आप सोच रहे हैं, तो आप इसको कैसे जो है वो सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसमें मिटिगेशन स्ट्रैटेजी यही है कि आपने उस टेक्नोलॉजी को अपने बड़े प्रोजेक्ट के ऊपर ऐड करने की बजाय आप इसको पहले छोटे प्रोजेक्ट के ऊपर जो है वो स्मॉल स्केल पायलट प्रोजेक्ट के ऊपर जो है इसको चलाएंगे। अगर स्मॉल स्केल के ऊपर ठीक काम कर रही होगी तो उसके बाद आप क्या करेंगे, इसको अपने बड़े सॉफ्टवेयर के ऊपर चला लेंगे, और उससे जो है वो आपको पहले पता चल जाएगा जब आप अपने स्मॉल सॉफ्टवेयर के ऊपर इस टेक्नोलॉजी के थ्रू वो सॉफ्टवेयर बनाएंगे, छोटा सॉफ्टवेयर, अगर वो ठीक तरीके से बन जाएगा तो आपका मेन प्रोजेक्ट भी ठीक तरीके से काम बन जाएगा। अब ये आप क्यों करेंगे, क्योंकि स्मॉल प्रोजेक्ट बनाने में आपको मे बी 7 दिन लगें, ठीक है, और आपका मेन प्रोजेक्ट जो है वो मे बी 1 साल का हो, तो 1 साल के बाद अगर आपको सक्सेस नहीं मिलती, वो बहुत बुरा होगा इससे कि आपका 7 दिन वाला वो प्रोजेक्ट फ़ेल हो जाए। तो इससे आपकी टेक्नोलॉजी टेस्ट हो जाएगी। अगर आपका स्मॉल फ़ेल हो गया तो आप अपने उस जो मेन प्रोजेक्ट है उसके ऊपर फिर कोई और टेक्नोलॉजी लगाएंगे, आपको टाइम से पहले जो है वो पता चल जाएगा। सो आई होप आप लोगों को ये रिस्क असेसमेंट, एग्जीक्यूशन और क्वालिटी एश्योरेंस की अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर इसके रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को फॉलो करना ना भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है आपने। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।